अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सौरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार अयाज। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सौरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। कल जिस तरह कि हमने कहा था कि ख़त लिखा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, तो उसका जवाब आ गया है। और जो जुडिशल इजलास उसको मौखर करने की कहा जा रहा था, उस मुतालिक जो अब सवाल का जवाब आया है, ख़त का जवाब आया है, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? इसको सबको सारी सिचुएशन को कैसे सम अप करेंगे? देखिए, मंसूर अली शाह साहब ने जो ख़त लिखा है ना, वो ये बात अपनी पिछले जुडिशल कमीशन के इजलास में कर चुके थे और वोट आउट हो चुके थे। अक्सरियत ने उनका मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया था। लिहाज़ा उनको पता था कि वो एक गलत बात कर रहे हैं और इस उस बात की ना जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर होना है, ना उनकी बात की कोई तायद है। उन्होंने वो ख़त सिर्फ़ सियासी सहूलतकारी के लिए लिखा था। उन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ये खत लिखा था। उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ की जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुहिम है, उस मुहिम को थोड़ा तेल देने के लिए और उसको थोड़ी और आग को तेज़ करने के लिए खत लिखा था। वो सियासी सहूलतकारी थी तहरीक-ए-इंसाफ की, वरना प्रॉपर फोरम उसका जो बात करने का जुडिशल कमीशन था, उसमें वो कर चुके थे। उनकी बात पर वोटिंग हो चुकी थी, अक्सरियत ने उनका मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया था। तो लिहाज़ा खत लिखने का तो कोई जवाब ही नहीं था ना कि खत क्यों लिखा आपने? खत लिखने से क्या हो जाना था? जुडिशल कमीशन में आपकी बात आनी थी, वो आ चुकी थी। आज दोबारा वो अपनी जुडिशल कमीशन में बात दोबारा रख सकते थे, दोबारा रखी, दोबारा नहीं मंज़ूर हुई। तो आप बताएँ उन्होंने खत क्यों लिखा? खत लिखा सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी सहूलतकारी के लिए कि जो नैरेटिव बिल्डिंग है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, उसको उसको उसमें थोड़ा अपना हिस्सा डाला जाए। जैसे कि तहरीक-ए-इंसाफ के हामी जजेस जो हैं, वो हमेशा पीटीआई की नैरेटिव बिल्डिंग में अदालतों से हिस्सा डालते रहे हैं और अब भी अदालतों से हिस्सा डाल रहे हैं। इसको जुडिशियल एक्टिविज़्म कर लें, इसको जुडिशियल नैरेटिव बिल्डिंग कर लें, इसको पॉलिटिकल फैसिलिटेशन ऑफ द पीटीआई फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बेंचेस कर लें। ये सब एक ही सिक्के के कई रुख हैं जो आपको देखने में मिलते हैं। जिसमें 26वीं आईनी तरमीम से पहले मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी ना लगाना था, क्योंकि आपको उस वक़्त था कि हमने 26वीं आईनी तरमीम रोकनी है। फिर 26वीं आईनी तरमीम रोकने के लिए आपने 2 बार वज़ाहतें जारी की, जिसकी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई रवायत नहीं, जज कभी जारी नहीं करते। लेकिन आपने वज़ाहतें जारी की क्योंकि आप 26वीं आईनी तरमीम रोकना चाहते थे। तो एक जो पॉलिटिकली आप मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम को रोकने की कोशिश की, उसमें नाकामी के बाद वो हर रोज़ अपनी नाकामी पर एक और मोहर सुप्त करते हैं। ये जो उनका ख़त है, ये उनकी नाकामी का एक और जो एपिसोड है, एक और एपिसोड है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जहाँ तक ये बात है कि जी जुडिशल कमीशन में आज एडिशनल जजेस नहीं लग सके, देखिए, जजेस के नाम प्रपोज़ हुए मुख्तलिफ जगहों से, कंसेंसस बिल्ड होने में या इत्तेफ़ाक राय होने में या अक्सरियत को किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक होने में वक़्त लगता है। तो जी। 5 मिनट में जजेस लग जाते तो आप कहते, "ओह हो! कहीं से पर्ची आई थी, सारे जजों की और सारे जज लग गए, ये तो पर्ची वाले जज हैं।" जजों के नाम आज पुट हुए हैं, उन पुट होने के बाद उन पर गौर हुआ है, अब 2 इजलासों में हो जाए, 3 इजलासों में हो जाए, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जिसके तहत वो जजेस ने लगना है। अच्छी बात है 15 दिन गौर के लिए मेंबरान को दे दिए गए हैं, वो नामों पे अच्छी तरह गौर कर लेंगे। फिर साथ-साथ जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने के लिए एक सब कमेटी बनाने का भी आज फैसला किया है, जिसके लिए चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया है। तो जो मंसूर अली शाह साहब की बात थी कि जुडिशल कमीशन के रूल्स नहीं हैं, तब तक जज ना लगाए जाएँ, तो उसको आज एड्रेस करके तो रूल्स बनाने के लिए कह दिया गया है। मेरे ख़्याल में तो आज बहुत प्रोडक्टिव इजलास था। आज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का मेंबर भी बनाया गया, क्योंकि जस्टिस आयशा एक केस को नहीं सुन सकती थीं। उसी के साथ-साथ सिंध हाई कोर्ट में के आगा और उनको आईनी बेंच का मेंबर बनाया गया। तो देखा जाए तो एक बहुत प्रोडक्टिव इजलास था, उसके 3 सेशंस थे, तीनों सेशंस में कुछ ना कुछ हुआ। लिहाज़ा जो लोग कहते हैं कि आज के इजलास में कुछ नहीं हुआ, वो पूरी कार्रवाई को देख लें। उन्हें समझ आएगी कि आज जुडिशल कमीशन के इजलास में काफ़ी काम हुआ है और जहाँ तक नए जजेस लगाने की बात है, उसके लिए 2-3 इजलास हो जाएँ तो भी ऐसी कोई बात नहीं है। कंसेंसस बिल्ड होने में, अक्सरियत बनने में टाइम लगता है।
वो टाइम देना चाहिए सबको, तो मैं तो पॉज़िटिव देखता हूँ इजलास को। हाँ, ज़रूर जो सुप्रीम कोर्ट में एक ईमानदार जजेस जिन्हें हम कहते थे, हम ख़्याल जजेस कहते थे, जिन्हें हम एक ही राय के तहरीक-इंसाफ के हामी जजेस कहते थे, वो इस सारी सूरत-ए-हाल से बहुत परेशान हैं। देखिए, उनका तो पॉलिटिकल स्क्रिप्ट ही सारा तबाह हो गया ना। मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के जो जजेस सुपरसीड हो जाएँ और उनसे जूनियर्स को चीफ जस्टिस वग़ैरह लगा दिया जाए, उन्हें इज़्ज़त से खुद ही चले जाना चाहिए, इसमें ऐसी कौन-सी बात है? लेकिन बहरहाल वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बैठकर अपने जुडिशियल एक्टिविज़्म और पॉलिटिकल फैसिलिटेशन ऑफ पीटीआई करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और आपसे सवाल करना चाहूँगी, ये जो सिविल नाफ़रमानी वाला ये जो मामला है, आप इसको कैसे समाप्त करेंगे? मौजूदा सूरत-ए-हाल में और आने वाले मंज़रनामे में आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? देखिए, इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम रेमिटेंसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे कि वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजें। और ये पहली बात तो ये है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा और इसका मतलब है तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पाकिस्तान को माशी तौर पर और उस तरह नुकसान पहुँचाना चाहती है। आप जी। सियासत करते हैं, आप सियासत करने में मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन जैसे आईएमएफ को खत लिखा गया कि कर्ज़ ना दिया जाए, इसी तरह और जगहों से फ इन्वेस्टमेंट रुकवाने की बात है, वैसे ही ये रेमिटेंसेस वाली बात है। लेकिन जैसे आईएमएफ वाला खत लिखना, वहाँ धरना देना नाकाम हुआ, ऐसे ये सिविल नाफ़रमानी भी नाकाम होगी। मैं आपको बताता हूँ, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ना, ये कोई हुकूमत पाकिस्तान को पैसे नहीं भेजते। ये कोई पाकिस्तान को एड या पाकिस्तान को ग्रांट नहीं देते, जो ये बंद कर देंगे। ये भेजते हैं अपने बच्चों को पैसे, जो इनके बच्चे पीछे मौजूद हैं, किसी की फीस भेजते हैं, घर में बिजली का बिल भेजते हैं, किराया भेजते हैं, खर्चा भेजते हैं। ये बंद कर देंगे तो इनके घर वाले भी क्या भूखे मर जाएँगे, बच्चे फीस से स्कूल से निकल जाएँगे, कॉलेजों से निकल जाएँगे, घर में खर्चा नहीं होगा। कोई अपनी माँ की दवाइयों के पैसे भेजता है, वो नहीं भेजेगा, माँ को दवाई कहाँ से मिलेगी? ये सब ब्रेड अर्नर्स हैं अपनी-अपनी फैमिलीज़ के। जी। क्या ये अपने-अपने खानदान को सपोर्ट करना बंद कर देंगे इमरान खान की मोहब्बत में? मैं नहीं समझता। हाँ, ये हो सकता है कि इनमें से कुछ कोशिश करें कि जी खान ने मना किया है तो हवाला हुंडी से पैसे भेजे जाएँ। हुकूमत पाकिस्तान को पाक जैसे उन्होंने स्मगलिंग खत्म की है पाकिस्तान में से, हवाला हुंडी का काम भी खत्म करना चाहिए। और जो भी हवाला हुंडी का काम करे उसको पकड़ना चाहिए और जिसको भी हवाले हुंडी से पैसे आएँ उसको भी पकड़ लेना चाहिए। जब इनके पकड़े जाएँगे हवाला हुंडी के पैसे, ये खुद ही बैंकिंग चैनल से पैसे भेजेंगे, इन्हें पैसे भेजना इनकी मजबूरी है। ये कोई पैसे भेजकर पाकिस्तान पर एहसान नहीं करते हैं। ये जी। अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं, ये हुकूमत को नहीं भेजते। ये नहीं भेजेंगे, वो पीछे से भूखे मर जाएँगे। तो लिहाज़ा ये है कि जी ये रेमिटेंसेस बंद कर दें, उनके बच्चों को फिर पीटीआई की रोटी दे दें। उनके बच्चों की फीसें यहाँ पीटीआई अदा कर दे, क्योंकि वो तो नहीं भेजेंगे फिर। पीटीआई की तो हालत ये है कि जिन लोगों ने उनके लिए गिरफ्तारियाँ दी हैं, उनको 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं और अमेरिका में उन सेनेटर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, जो इमरान खान की रिहाई के लिए एक ट्वीट करते हैं ना, या कांग्रेसमैन को, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर ते जेड़े बेचारे फड़े गए ने 26 नवंबर नू, उनके लिए 2-2 हज़ार। तो वो इनके बच्चों को पीछे से पालेंगे, तो लिहाज़ा मैं समझता हूँ एक बड़ा ही फरसूदा आइडिया है। कि आप रेमिटेंसेस कंट्रोल कर लेंगे, हो ही नहीं सकती। ये ऐसे ही है जैसे फौजी मसनूआत का बायकॉट है। हम जितने पीटीआई के दोस्त हमारे डीएचएस में रहते हैं, हम उनको फ़ोन करके कहते हैं, "भाई घर बेच रहे हो? तुमने फौजी मसनूआत का बायकॉट किया है तो डीएचए का घर बेच रहे हो?" "नहीं, नहीं, हम तो नहीं बेच रहे।" "भई आपने मसनूआत का बायकॉट किया है तो आप क्यों नहीं बेच रहे?" "नहीं, वो हम नहीं बेच रहे।" तो भई यार रहना डीएचए में है और फौजी मसनूआत का जितने ओवरसीज़ हैं, इनके डीएचए में प्लॉट हैं। ये बेच दें सुबह, सस्ते हो जाएँगे। जितने ओवरसीज़ हैं, इनकी ख़्वाहिश है कि इनके घर डीएचए में बन जाएँ और इनके बच्चे डीएचए में रहें। इनके रिश्ते अच्छे तब होते हैं जब ये डीएचए में रहते हों। तो इन्होंने क्या मेरा मतलब है फ़ौजी मसनूआत का बायकॉट करना है। मेरे ख़्याल में जिस तरह एक दफ़ा 2014 में वो बिजली के बिल फाड़े थे और फिर शादी कर ली थी, तो फिर गीज़र के लिए दोबारा बिजली लगवा ली थी, क्योंकि नहाना था। इसी तरह ये भी सारा नाकाम हो जाएगा। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि जैसा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में बानी के जो मुकदमात हैं, उनकी तादाद में भी इज़ाफ़ा हुआ है। 188 मुकदमात मुल्क भर में उनके खिलाफ दर्ज हैं और फिर अगर बुशरा बीबी की बात करें, तो बुशरा बीबी के भी नाक़ाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। अब
इस सूरत-ए-हाल में जो उनकी जानिब से तकरीर की गई है और कहा गया है कि मैं भागी नहीं, मैं वहीं पर थी, मौजूद थी। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? लोग हँस रहे हैं उनकी तकरीर पे। लोग उनकी तकरीर का मज़ाक उड़ा रहे हैं। अरे सबको पता है आप वहाँ गिरफ्तारी दे देती हैं, आप डी चौक पे मौजूद थीं, आप क्यों गईं? फायरिंग हो रही, जो हो रही है, आप वहाँ बैठ जाती, कहती मैं तो गोली खा लूँगी, मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, मैंने लोगों से हलफ लिया हुआ है। मैं गिरफ्तार हो जाऊँगी, मैं ज़ख्मी हो जाऊँगी, हम देखते हैं आपके साथ क्या होता है। और आप कहती हैं मैं वहाँ अकेली रह गई, भई भागी हैं आप गंडापुर की गाड़ी में हैं तो अकेली कैसे रह गईं? मतलब हुँ। आप कोई वहाँ से पैदल भागी हैं, आप गंडापुर की गाड़ी में भागी हैं, तो गंडापुर तो मौजूद था ना, अब आपको लेकर गया है ना गंडापुर। मेरे ख़्याल में पीटीआई के अपने लोग उनकी इस गुफ्तगू का मज़ाक उड़ा रहे हैं। और ये बार-बार ये साबित हुआ है कि उनको सियासी गुफ्तगू करनी नहीं आती है और उनको सियासत का शौक तो है, लेकिन उन्हें सियासी गुफ्तगू करनी नहीं आती है। देखिए ना उन्होंने इस वो सियासी कमेटी के इजलास में बेशर्म बगैरत कह दिया, वो सलमान अकरम राजा वगैरह ने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर उनकी मरी बहन मरियम भट्टू जो है वो हलीमा खान से लड़ रही थी ट्विटर के ऊपर। हलीमा खान का कज़न सलमान अहमद बुशरा बीबी को गद्दार कह रहा था। मुझे तो लगता है इमरान खान की विरासत पर इस वक़्त इमरान खान के ख़ानदान में कत्ल-ओ-गारत हो रही है। फिर सलमान अहमद भी इमरान खान का कज़न है और हलीमा का कज़न है। वो बुशरा को गालियाँ निकाल रहा है, मरियम भट्टू हलीमा को गालियाँ निकाल रही है, बुशरा के रिश्तेदार हलीमा को गालियाँ निकाल रहे हैं, हलीमा के रिश्तेदार बुशरा को गालियाँ निकाल रहे हैं। और ये जो मेरा मतलब है गान चल रहा है, आप देख लें, वो कहती है मैं अकेली थी, वो कहती है मैं अकेली थी, दोनों आपस में नंद-बावज लड़ रही हैं। और हम देख रहे हैं कि इमरान खान की विरासत पे इस वक़्त जो झींगा-पुष्टी जारी है, वो उसका रोज़ एक नया तमाशा आप देखते हैं। कल हलीमा खान और बैरिस्टर गौहर की लड़ाई आपने देखी, वो भी विरासत की लड़ाई है। हलीमा खान खुद को बैरिस्टर गौहर से बड़ा लीडर समझती हैं। आज भी इसके तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मज़ाक़ ख़ेज़ बात है, अपना तमाशा बना रही हैं और कुछ नहीं और। तो सर यहाँ पर ये सवाल भी करना चाहूँगी कि जो रीमा खान की जानिब से कहा जा रहा है कि ये बानी पीटीआई कह रहे हैं कि मैं अपना आखिरी पत्ता शो करने लगा हूँ और हमारी जानिब से उनको ये कहा गया कि अभी आप आखिरी पत्ता शो ना करें, हमें बताएं तो सही कि आपके पास आखिरी पत्ता कौन सा है। तो ये आखिरी पत्ते का क्या मामला है? ये सिविल नाफ़रमानी ये क्या है? मतलब ये तो आप मेरी बस यानी बात डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। मतलब वो जैसे फाइनल कॉल थी वैसे सिविल नाफ़रमानी आखिरी कार्ड है। इसके बाद एक कार्ड ट्रम्प ही बच जाता है ना। जी। उस बारे में भी रोज़ फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। वो कहते हैं कि इमरान खान का कज़न है बरकी, उसकी ट्रम्प से मुलाकात हो गई है और ट्रम्प का ट्वीट आने वाला है। मज़े का ख़ेज़ बात है। कोई अमेरिकी सदर किसी इस तरह मुल्क के बारे में ट्वीट कर सकता है। वो इस वक़्त गज़ा की लड़ाई बंद करने में मसरूफ़ है, लबनान पे, रूस यूक्रेन पे, उसका इमरान खान से क्या ताल्लुक है? मैं नहीं समझता। मेरे ख़्याल में पीटीआई वाले जो हैं वो अपनी दलदल में खुद ही फँसते जा रहे हैं और हर नई जो वो स्टेप उठाते हैं उससे उनको मज़ीद नुकसान होता है। देखिए ना जो कमेटी बनाई है, आप फ़ॉर्मेशन कमांडर्स का एलामिया पढ़ लें और इनकी कमेटी के जी हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए कमेटी बनाई है। भाई आपसे कौन बात करने को तैयार है? मेरे ख़्याल में ये इस वक़्त पीटीआई जो है न इमरान खान साहब को शायद जेल में बैठकर बाहर के हालात का इदराक नहीं है, इसलिए वो एक ऐसे ख़्याल में है, जैसे कि मेरा मतलब है कि बाहर अवाम का समुंदर खड़ा है उनको लेने के लिए और किसी भी वक़्त जेल का दरवाज़ा टूटेगा और लोग उनको ले जाएँगे, हालाँकि कोई उनको बताता नहीं कि भाई ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है, कोई आपको लेने के लिए बाहर नहीं खड़ा। किराए के लोग लाकर एहतजाज किया जाता है। वो भी कहते हैं बाद में हमें नहीं पूछा जाता, पंजाब से कोई नहीं निकलता, लिहाज़ा आप पर चाहे 188 नए मुकदमे हो जाएँ, आप लंबी जेल के लिए अंदर हैं, आपके पास कोई कार्ड नहीं है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।